हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर है ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके 2012 से 2025 तक के PYQs को कवर करेंगे, क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए सबसे पहले हमें उसके PYQ को देखना होता है कि इस एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये हम कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने किए थे वो प्लेटो एंड अरस्तु दोनों के दो पार्ट में हम 2012 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है ये टॉपिक है हमारा मैकियावेली। क्लास के एंड तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2012 में। मैकियावेली एडवाइज द प्रिंस टू परस्यू। मैकियावेली ने क्या एडवाइस दी थी प्रिंस को? ऑप्शन है हमारे पास मॉडरेट बिहेवियर, सेकंड ऑप्शन है एक्सट्रीम जेनरोसाइड्स, थर्ड है हमारा परफेक्ट स्ट्रिक्टनेस, 4 है हमारा ग्रेट काइंडनेस। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, मैकियावेली ने जो प्रिंस को एडवाइस दी थी उन्होंने क्या बोला था कि एक प्रिंस को कैसा होना चाहिए, मॉडरेट बिहेवियर का होना चाहिए। इसका आंसर है फर्स्ट। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सारे क्वेश्चन की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। एक सेकेंड। देखिए, करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट है, यानी कि मॉडरेट बिहेवियर। मैकियावेली कंसील्ड रूलर्स इन हिज वर्क द प्रिंस। ये प्रिंस याद रखिएगा, मैकियावेली का फेमस वर्क है एडवाइजिंग देम ऑन स्टेट क्राफ्ट। मैकियावेली ने का जो फेमस वर्क है प्रिंस, इसमें इन्होंने रूलर को किस चीज़ की एडवाइस दी है? स्टेट क्राफ्ट के बारे में। ठीक। ही क्वेश्चनड अगेंस्ट एक्सट्रीम एक्शन वार्निंग दैट दे कुड प्रोवोक रिविलियन। यानी कि उन्होंने अतिवादी कार्यों के प्रति आगाह किया और चेतावनी भी दी कि वे विद्रोह बढ़ा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे कि वो इस तरीके की बात क्यों करते हैं। देखिए, उनका फेमस कोट्स है ये। ही फेमस स्टेट, ए मैन फॉरगेट्स द मर्डर ऑफ हिज फादर बट नेवर फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज इनहेरिटेंस। एक सेकंड, इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए, मैकियावेली का ये अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला था कि एक आदमी अपने पिता की हत्या को भूल सकता है लेकिन अपनी विरासत के नुकसान को कभी नहीं भूल सकता। ठीक है। एम्फेसाइजिंग द एंड्यूरिंग इम्पैक्ट ऑफ सच ग्रीवियंस, मैकियावेली अर्ज मॉडरेशन, एडवाइजिंग किंग टू रिफ्रेन फ्रॉम सीजिंग देयर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड मिसट्रीटिंग देयर वुमेन। मैकियावेली ने स्वयं का आग्रह किया, यानी कि मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए, राजाओं को अपनी प्रजा की संपत्ति हड़पने और उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने से बचने की भी सलाह दी है। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि कब पूछा गया था? 2012 में। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2012 का। इसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ कंपेयर्ड फॉर्च्यून विद अ वुमेन। फॉर्च्यून को वुमेन से किसने कंपेयर किया है? एमन रॉय, रूसो, हॉब्स, मैकियावेली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकियावेली। याद रखिएगा, दिसंबर 2012। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रिंस बार बार याद रखिएगा, इनकी बुक है, मैचिंग में भी आ सकती है। मैकियावेली कंपेयर लक टू ए वुमेन नेम्ड फॉर्चूना हु टर्न ए व्हील। मैकियावेली भाग्य की तुलना फॉर्चूना नाम की एक महिला से करते हैं जो एक पहिया घुमाती है। क्या करती है? हु टर्न अ व्हील। दिस शो हैज क्विकली ऑन फॉर्चून कैन चेंज वन मोमेंट वी माइट टू बी ऑन टॉप एंड द नेक्स्ट मोमेंट वी कुड बी एट द बॉटम। ही यूजेज दिस आइडिया टू एक्सप्लेन हाउ अनप्रेडिक्टेबल एंड चेंजेबल लाइफ कैन बी। उनका कहना यह है कि ये सब क्या दर्शाता है कि हमारा भाग्य कितनी जल्दी बदल सकता है। एक पल हम टॉप पर हो सकते हैं, दूसरी पल हम नीचे हो सकते हैं। इस विचार का उपयोग उन्होंने ये समझाने के लिए किया था कि जीवन कितना अप्रत्याशित और परिवर्तनशील हो सकता है। तो ये याद रखिएगा आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दिसंबर 2013। मैन आर बाई नेचुरल अनइक्वल, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, इसको याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये अरिस्टोटल से रिलेटेड है, क्योंकि जब मैंने अरिस्टोटल के सारे क्वेश्चन कराए थे तब उसमें ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 का छूट गया था, तो मैं इसमें ले आई हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अरिस्टोटल, यानी कि अरिस्टोटल ये जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? मैन आर बाई नेचुरल अनइक्वल, देयर इज सबॉर्डिनेट ऑफ इन्फीरियर टू सुपीरियर, वुमेन आर बाई नेचर सबॉर्डिनेट टू मैन, 4 है स्लेवरी जस्टिफाइड बिकॉज इट डज नॉट सिक्योर द बेस्ट कंडीशन फॉर द स्लेव। हिंदी में देखिए, पुरुष स्वभाव से असमान होते हैं, निम्न की श्रेष्ठता से अधीनता होती है, स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीन होती हैं, दासता उचित है क्योंकि ये दास के लिए सर्वोत्तम
परिस्थितियाँ सुनिश्चित नहीं करती हैं। अब इसका देखते हैं, इसमें वो नहीं दिए ऑप्शन, मतलब एक ही इनकरेक्ट है। अब देखते हैं, देखिए बोला है कि मैन आर वाई नेचुरल इनइक्वल। अनइक्वल कैसे बोला है उन्होंने कि कोई तो रूलर होता है यानी कि वो शासन करता है, और कुछ स्लेव्स के रूप में जन्म लेते हैं। स्लेव्स के रूप में कौन जन्म लेते हैं? जो इतना कैपेबल नहीं होते किसी भी डिसीजन को लेने के लिए कि वो कोई भी रूल बना सकें, अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होते, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती इतनी। तो ये तो हमारा करेक्ट है। और उन्होंने ये भी बोला है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इन्फेरियर टू सुपीरियर, ये भी राइट है हमारा। और सेकेंड, वुमेन आर बाई नेचर सबऑर्डिनेट। उन्होंने वुमेन को भी स्लेव्स की तरह ही बताया कि मतलब वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि अपने डिसीजन ले सकें, तो ये भी उनका करेक्ट है। लेकिन ये जो है स्लेवरी इज जस्टिफाइड बिकॉज इट डज नॉट सिक्योर द बेस्ट कंडीशन फॉर द स्लेव। देखिए डज नॉट नहीं, इट सिक्योर द बेस्ट, यानी कि यहाँ पे नोट जो है वो इनकरेक्ट है। उन्होंने बोला दासता उचित है क्योंकि ये दास के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियाँ सुनिश्चित करती है। ये होता तब करेक्ट होता, इसमें ये नोट जो दिया है ये इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है, अरिस्टोटल सपोर्ट स्लेवरी बिलीव दैट एन इक्वल पीपल शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। यानी कि अरस्तु जो थे वो दास प्रथा के सपोर्टर थे। उनका मानना था कि जो अनइक्वल पर्सन है, पीपल हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। ही अर्ज मास्टर टू बी काइंड टू दियर स्लेव्स हु वर सीन एज फैमिली प्रॉपर्टी। उन्होंने स्वामियों से अपने दासों के प्रति दयालु होने का आग्रह किया है, यानी कि जो भी उन पर मतलब जो मालिक होते हैं वो अपने दासों के प्रति कैसे रहना चाहिए, दयालु होना चाहिए। अरिस्टोटल थॉट स्लेवरी कुड ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर स्लेव्स टू लर्न एंड इम्प्रूव देयर लिव्स। उनका मानना था कि दास प्रथा दासों को सीखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवसर प्रदान करती है। और उनका ये भी था कि अगर दास एक मतलब अच्छे से सीख जाता है तो उसको दासता से मुक्ति भी मिल जाती है। ठीक, अब चलते हैं जून 2014 मैकियावेली से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली। ये राइटिंग्स दे रखी हैं, इसमें पूछा है करेक्ट कौन से हैं। डिस्कोर्सेज, द गोल्डन एज, द आर्ट ऑफ वार, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए चारों ही मैकियावेली से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक्सप्लेनेशन देखिए, द आर्ट ऑफ वार इज कॉमनली एट्रीब्यूट टू संजू। देखिए अगर ऑप्शन में दो नाम दिए हों संजू एंड मैकियावेली तो ये दोनों ही करेक्ट होंगे, क्योंकि पहले किसने लिखी है, संजू ने लिखी है। इट इज़ वर्थ नथिंग दैट निकोलो मैकियावेली विल रोट ए वर्क विद द सेम टाइटल। निकोलो मैकियावेली ने भी सेम टाइटल से इसको लिखा है। इन एडिशन टू द आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली ऑथर्ड अदर सिग्निफिकेंट वर्क जैसे कि प्रिंस, गोल्डन एज एंड डिस्कोर्सेज। दिस में कॉज कन्फ्यूजन, यानी कि यहाँ पर कन्फ्यूजन भी है कि बोथ मैकियावेली एंड संजू हैव वर्क विद द सेम टाइटल बट दे आर डिस्टिंक्ट टेक्स्ट वाइज डिफरेंट होता है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का। इसमें क्या है, लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है, और इन दोनों को हमें मैच करना है। देखिए फर्स्ट है हमारा मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, सेकंड है पॉजिटिविस्ट स्कूल, थर्ड है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, और फोर्थ है हमारा साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड। देखिए मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कौन है, मैकियावेली। ए का टू हमारा कहाँ पर है, ए ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में भी है, सी में नहीं है और डी में भी नहीं है, यानी थर्ड और फोर्थ में नहीं है, तो ये तो हमारे होंगे नहीं। और पॉजिटिविस्ट स्कूल ये हैं अगस्ट कॉम्टे, सभी जानते होंगे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। बी का थ्री हमारा कौन से में है, ए ऑप्शन में है। ठीक, अब सी का नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है प्लेटो, और साइंटिफिक और इंडक्टिव मेथड की बात कौन करते हैं, अरिस्टोटल। तो डी का हमारा 4। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इन सबको याद रखिएगा क्योंकि इनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगर आपने प्लेटो और अरिस्टोटल की क्लास की होगी तो उसमें पता होगा कि अरिस्टोटल करते हैं साइंटिफिक वे में बात और प्लेटो करते हैं आइडियल स्टेट की बात। ठीक, अब मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर को आप जान गए कि मैकियावेली हैं, और पॉजिटिविस्ट स्कूल को आप जान गए कि अगस्ट कॉम्टे हैं। अब देखते हैं, ये मैं एक चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ, तीनों के की फैक्ट हिंदी और इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। थिंकर की बात करेंगे और उसके की फैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेटो की। देखिए डिसिपल ऑफ सोक्रेटिस, ये सुकरात के शिष्य थे। इन्होंने रिपब्लिक लिखा था, इनकी बुक जो है रिपब्लिक है। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ की बात की थी, यानी फॉर्म्स की। कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग, इनको फिलोसफर किंग भी बोला जाता है। ठीक, तो ये हैं प्लेटो से रिलेटेड की फैक्ट। अब बात करेंगे हम अरस्तु से रिलेटेड। ये प्लेटो के शिष्य थे, सबसे पहले सोक्रेटिस, उसके बाद प्लेटो, उसके बाद अरस्तु। अरस्तु ने क्या लिखा था, पॉलिटिक्स लिखी थी, निकोमैचियन एथिक्स लिखी थी, और इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी लिखा बोला जाता है। देखिए ऑप्शन में अभी था फादर, मतलब साइंटिफिक साइंस ऐसी करके कुछ था, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है।
एक और ऐड कीजिएगा, इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है। इसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट किया है, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट का, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी, इसका इन्होंने रीजनरेटेड यानी कि एक वो दिया है, तो मैंने इसको आपको याद कराया था, मैप तोड़। देखिए मोनार्की का ऑपोजिट क्या आएगा, टिरेनी, और अरिस्टोक्रेसी का क्या आएगा, ओलिगार्की, और पॉलिटी का आएगा डेमोक्रेसी। तो ये चार्ट याद रखिएगा, अगर आपने क्लास नहीं की है तो आप कीजिएगा, इससे रिलेटेड किसी मैं ईयर भूल गई, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये था अरस्तू से रिलेटेड की फैक्ट। अब देखें थर्ड थिंकर है हमारे निकोलो मैकियावेली। देखिए इन्होंने प्रिंस नामक मतलब बुक लिखी है, और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तू, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस मैकियावेली। इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिक्स को सेपरेट किया है एथिक्स से, यानी राजनीति को नैतिकता से अलग किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर और स्टेट क्राफ्ट का इन्होंने आइडिया दिया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे अगस्त कॉम्टे। ये कौन है, ये फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बताए हैं, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। और इन्होंने टर्म सोशियोलॉजी को कॉइन किया है, और फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म का इनका सिद्धांत भी है। तो ये याद रखिएगा, ये अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड है। आई होप ये चारों आपको क्लियर हुए होंगे। प्लेटो फिलोसफर किंग माने जाते हैं, अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, मैकियावेली फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस हैं, अगस्त कॉम्टे जिन्होंने सोशियोलॉजी टर्म को कॉइन किया है, और इनको फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी, ये फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी भी हैं। ठीक, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। मैकियावेली इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज ऑफ। देखिए मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है क्योंकि सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, फॉरेनियर ऑफ नेशन स्टेट, रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस, सबऑर्डिनेशंस ऑफ चर्च टू स्टेट। अब इसमें अभी हमने पढ़ा है कि मैकियावेली ने किस चीज़ की बात की है। इंपॉर्टेंट की फैक्ट लेकर आई हूँ ताकि आपको एकदम याद रहे। जब हमने मैकियावेली के इंपॉर्टेंट की फैक्ट पढ़े तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि पॉलिटिक्स सेपरेट फ्रॉम एथिक्स। अब देखिए यही क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया, 2015 में, दिसंबर 2015 में। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही क्या है, सेपरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये है राइट आंसर, इसीलिए क्या बोला जाता है मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। 6 क्वेश्चन का हमारा आंसर है फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर भी लिखा है मैकियावेली इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज ही सेपरेटेड एथिक्स एंड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट एडवोकेट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द रिलीजियस इंटरवेंशन ऑफ द चर्च। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो पूछा गया है जुलाई 2016 में। इसमें हमें लिस्ट 1 दे रखी है, फिलोसफर दे रखे हैं और उनके आइडियाज़ दे रखे हैं लिस्ट 2 में, और इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक, फिलोसफर कौन कौन से हैं, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। और आइडिया अब देखते हैं, रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, मोरल इंडिफरेंसेज, इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ रिवर्जन, नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए बहुत ही फेमस है नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी। सी का 4 कहाँ पर है, सी का 4 हमारा 3rd में भी है और 1st में भी है, 2nd में नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं, 4th में नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, यानी कि 50-50 हमारा आंसर आ गया। अब होप्स की हम बात करें तो उन्होंने सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात की है, होप्स बी का 3 कहाँ पर है, बी का 3 ए ऑप्शन में है, सी का 4 यानी कि नेचुरल राइट, और रूसो डी का 1 रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन। अब हमारे पास क्या बचा, मैकियावेली जिन्होंने मोरल इंडिफरेंसेस की बात की है। तो ये है हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं इन सारे थिंकर्स के बारे में। देखिए हम क्या पढ़ेंगे, थिंकर्स पढ़ेंगे, इनके की आइडियाज़ पढ़ेंगे, इनका स्टेट पावर पढ़ेंगे, ह्यूमन नेचर पढ़ेंगे और इनके फेमस वर्क भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैकियावेली को पढ़ते हैं कि मैकियावेली क्या बोलते हैं। मैकियावेली बोलते हैं कि पॉलिटिक्स रियलिज्म, यानी राजनीति की बात करते हैं और रियलिज्म की बात करते हैं, यानी ये मैकियावेली कौन है, एक रियलिस्टिक है। उसके बाद हम स्टेट पावर की बात करें तो रूलर शुड बी पावरफुल, यानी रूलर को कैसा होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। ह्यूमन नेचर की इन्होंने बात की है कि सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, यानी कि स्वार्थी होता है, और इनका जो फेमस वर्क है वो है द प्रिंस, जो 1532 में लिखा गया। सेकेंड थिंकर की हम बात करते हैं जो है होप्स। इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की है। इन्होंने भी ह्यूमन को कैसा बोला है, सेल्फिश, ब्रूटिस, यानी कि स्वार्थी एवं हिंसक। और इनका जो फेमस वर्क है वो है लेवियाथन, जो कि 1651 में लिखा गया है।
ये सारे की पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ एक ही स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे लोक को। लोक नेचुरल राइट की बात करते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये तीनों राइट्स बताए हैं इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की है, कंसेंट की बात की है, यानी कि जनसहमति होना बहुत ज़रूरी है। ये रीजनेबल हैं और कोऑपरेटिव की बात करते हैं, ठीक। और इनका जो फेमस वर्क है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में लिखा गया, ये याद रखिएगा। ये सारी बुक्स आपको मैचिंग में कहीं पर भी मिल सकती हैं। फोर्थ है हमारे रूसो, जिन्होंने जनरल विल की बात की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की है, और इन्होंने बोला है मैन इज़ गुड बट करप्टेड बाय सोसाइटी, यानी कि मैन तो अच्छा है लेकिन उसको सोसाइटी ने करप्ट बना दिया है, क्योंकि सोसाइटी के लोग अपनी प्रॉपर्टी की ओर ध्यान देता है, नेचर को भूल जाता है, तो इस तरीके से मैन कैसे हो जाता है, करप्टेड हो जाता है। और इनका फेमस जो वर्क है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कब का है, 1762 का। ये चार्ट आप याद रखिएगा, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस छोटे छोटे से की पॉइंट्स आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 2017 का। असर्शन एंड रीजन है। असर्शन कहता है मैकियावेलीज स्टैंड फॉर डबल स्टैंडर्ड फॉर ऑफ मॉरल्स, वन फॉर द रूलर एंड अनदर फॉर द प्राइवेट सिटीजन। मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मापदंड का समर्थन करता है। एक तो होता है रूलर के लिए और दूसरा किसके लिए होता है, प्राइवेट सिटीजन के लिए। अब रीजन क्या कहता है कि द रूलर एज द क्रिएटर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो रूलर होता है वो क्रिएटर ऑफ द स्टेट होता है, इज नॉट ओनली आउटसाइड द लॉ एंड आउटसाइड मॉरलिटी एज वेल एज, यानी कि ना केवल कानून से बाहर है बल्कि नैतिकता से भी बाहर है। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। पहले हम ऑप्शन की बात तरफ जाएंगे। ऑप्शन है हमारे ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बोथ ए आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों होगा आइए देखते हैं। देखिए मैकियावेली एडवोकेट करते हैं डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल को, बीइंग द फर्स्ट थिंकर टू सेपरेट पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन एंड मॉरलिटी। मैकियावेली ने जो डबल स्टैंडर्ड की बात की है, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को नैतिक धर्म और नैतिकता के प्रभाव से अलग कर किया है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि हिज प्राइमरी फोकस वाज ऑन पावर, यानी कि उनका जो फोकस था वो किस चीज़ पर था, वो पावर पर था, एंड द प्रैक्टिकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और उनका जो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट था वो किस पर था, स्टेट पर था, सजेस्टिंग ए क्लियर डिवीजन बिटवीन रिलीजन, मॉरलिटी एंड पॉलिटिक्स। उन्होंने क्या किया था, धर्म, नैतिकता और राजनीति के बीच एक स्पष्ट विभाजन का सुझाव दिया। और आगे क्या बोलते हैं मैकियावेली कि अकॉर्डिंग टू मैकियावेली द किंग शुड हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी इन पॉलिटिकल मैटर्स, किंग के पास सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए, किसमें, पॉलिटिकल मैटर में, विद ऑल अदर सेंटर ऑफ पावर सबमिटिंग टू पॉलिटिकल अथॉरिटी, और जबकि सत्ता के अन्य सभी जो भी केंद्र होते हैं वो राजनीतिक अधिकार के अधीन होने चाहिए। ही एडवाइज रूलर टू यूज बोथ लॉ एंड ब्रूट फोर्सेस टू अचीव सक्सेस। उन्होंने शासकों यानी रूलर को सफलता प्राप्त करने के लिए कानून और बल दोनों का प्रयोग करने की सलाह दी है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नवंबर 2017 का। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा है ऑफ मैकियावेली पॉलिटिकल थ्योरी। आइडियोलिज एंशिएंट रोम यूज हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रा लेसन टू स्टेट क्राफ्ट। प्राइवेट आर्मी नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ अ प्रिंस, यानी कि रूलर। ब्लेम रिलीजन फॉर इटली मॉरल रीजनरेशन। देखिए प्राचीन रोम को आदर्श मानना, राज्य कौशल के लिए सबक सीखने हेतु इतिहास का प्रयोग करना, राजकुमार की सफलता के लिए निजी सेना की आवश्यकता, इटली के नैतिक पुनरुत्थान के लिए धर्म को दोषी ठहराना। अब देखिए इसमें राइट आंसर क्या है, हमारा फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट है। ट्रू पूछा है। आइडियोलिस्ट क्या क्या है, एंशिएंट रोम यूज हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रा लेसन फॉर स्टेट क्राफ्ट। अब क्यों है आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर कोड दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड हमारे करेक्ट हैं। देखिए मैकियावेली इटालियन पॉलिटिकल थिंकर थे, व्यू द स्टेट एज अ डोमिनेंट अथॉरिटी, ठीक। ही कंसिस्टेंटली प्राइज्ड द रोमन एम्पायर बिलीविंग दैट एंशिएंट गवर्नमेंट वर सुपीरियर टू मॉडर्न वंस, यानी कि उन्होंने जो रोमन गवर्नमेंट थी उसकी लगातार प्रशंसा की है, ये मानते हुए कि प्राचीन सरकारें आधुनिक सरकारों से श्रेष्ठ थीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये पूछा गया है हमारा जून 2019 में। इसमें क्या है, असर्शन दिया है और रीजन दे रखा है। असर्शन हमारा क्या कहता है, इन मैकियावेलियन थॉट एंड जस्टिफाइज द मीन, यानी कि जो मैकियावेली थॉट्स हैं वो अंत साधन को उचित ठहराता है, यानी कि मीन्स को जस्टिफाई करता है। रीजन क्या कहता है, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंस वाज टू ब्रिंग यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट। राजकुमार का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है,
स्टेट में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लाना। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर ट्रू बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए अब जो पैटर्न हो गया है ना एग्जाम का, वो हो गया है हमारा फैक्चुअल ज़्यादा। इस तरह के असर्शन रीजन नहीं पूछे गए हैं अभी 25 में, 24 वाले एग्ज़ाम में ये पहले पूछे जाते थे 2029 का ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, देखिए मैकियावेली बिलीव करते हैं रूलर मस्ट बी प्रिज्मेटिक एंड विलिंग टू डू वट एवर इट टेक्स टू सिक्योर द स्टेबिलिटी एंड सक्सेस ऑफ द स्टेट। मैकियावेली का मानना था कि शासक को एक व्यावहारिक होना चाहिए और राज्य की स्थिरता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मैकियावेली के विचार में अंत साधन को उचित ठहराता है क्योंकि राजकुमार का उद्देश्य ये होना चाहिए कि राज्य में एकता और अखंडता बनी रहे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2019 का। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर करेक्ट रिगार्डिंग द एडॉप्शन ऑफ इंडक्टिव मेथड। इसमें देखिए इंडक्टिव मेथड से रिलेटेड पूछा गया है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, देखिए इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। डिडक्टिव जो होता है जनरल टू पर्टिकुलर, यानी कि किसी साधारण से विशेष की ओर होते हैं। इंडक्टिव क्या होता है, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ, ये याद रखिएगा। ये हमारे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड यहाँ पर पूछा गया है कि किन दो लोग सही हैं जिन्होंने इंडक्टिव मेथड को एडॉप्ट किया है, प्लेटो, थॉमस एक्विनास, मैकियावेली, थॉमस होब्स। देखिए प्लेटो हमारे डिडक्टिव से रिलेटेड है, ठीक। अब फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, ए में है और बी में है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। और हमारा फोर्थ में भी प्लेटो है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगर जिसको पता होगा प्लेटो डिडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं तो उनका आंसर इजीली आ जाएगा, जिनको नहीं पता होगा वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमारा बचा है थर्ड ऑप्शन, उसमें क्या है, मैकियावेली एंड होब्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। याद रखिएगा इंडक्टिव कौन कौन यूज़ करते हैं, मैकियावेली एंड थॉमस होब्स, डिडक्टिव प्लेटो। देखिए जब एक दो भी हमारे याद होता है तब हम इजीली आंसर कर पाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया अक्टूबर 2020 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैकियावेली। ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन एथिक्स, वे उपयोगितावादी नैतिकता के संस्थापक थे। सेकेंड है रीलिगेटेड रिलीजन टू ए वेरी सबऑर्डिनेट पोजीशन, उन्होंने धर्म को अत्यंत गौण स्थान दिया है। थर्ड है प्रिस्क्राइब ए डबल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। फोर्थ है हमारा प्रिंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेज। अब हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। देखिए ये नीचे जो दिया होता है ना क्वेश्चन में, एग्जाम में बहुत से लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, एकदम बस ऊपर वाली लाइन पढ़ी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और नीचे टिक टिक करके और निकल गए, उनका क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट अब क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर हम पढ़ें, एक सेकेंड इसको पूरा स्क्रीन पे ले आते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन एथिक्स, तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये कौन है, ये है बेंथम, याद रखिएगा, उपयोगितावादी। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट कहाँ पर है हमारा, इसमें भी है, मतलब फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। नन ऑफ दिस तो हमारा हो नहीं सकता, ओनली थर्ड भी नहीं हो सकता। और अगर हम थर्ड की बात करें तो इन्होंने डबल स्टैंडर्ड की बात की है। डबल स्टैंडर्ड मतलब रूलर को कैसा होना चाहिए, हिंसा को भड़काने वाला भी होना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला है कि रूलर को शेर की तरह शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक भी होना चाहिए। लायन फॉक्स की थ्योरी भी दी है, तो इसलिए डबल स्टैंडर्ड की भी बात इन्होंने की है। तो थर्ड हमारा क्या है, राइट है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा राइट है। ओनली पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो ये भी हमारा कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, 1 एंड 4। ये फोर्थ जो है प्रिंस को फ्री होना चाहिए, तो ये भी हमारा राइट है। अब ये सेकंड जो है रिलीगेटेड रिलीजन टू अ वेरी सबऑर्डिनेट पोजीशन, 1 और 2 हमारा इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। जेरेमी बेंथम ये है, हाँ इन्होंने बोला है कि जेरेमी बेंथम है, ठीक, एक सेकेंड। यूटिलिटेरियन एथिक्स के संस्थापक कौन है, जेरेमी बेंथम है, मैकियावेली नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड गलत है क्योंकि मैकियावेली ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की वकालत की और हालांकि उन्होंने राज्य पर चर्च की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया लेकिन उन्होंने धर्म का तिरस्कार नहीं किया। ये कैसे स्टेट की बात करते हैं, एक सेकुलर स्टेट की बात करते हैं और वहाँ स्टेटमेंट में क्या था कि उन्होंने मतलब रिलीजन को सबसे ऊपर माना है, तो हमारा सेकंड भी गलत था।
नीचे देखिए ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। प्रिंस शुड यूज फोर्स रूटलेसली एंड एक्ट डिसीवली, यानी प्रिंस को क्या करना चाहिए, निर्दयता पूर्वक बल का प्रयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंग मैकियावेली प्रिंस मस्ट मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी व्यूइंग फोर्स एंड फियर एज द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स इन गवर्नेंस टू प्रिवेंट इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि जो प्रिंस होता है उसको इंटरनल स्टेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए शासन में किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, फोर्स एंड फियर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये पूछा गया है नवंबर 2021 में। देखिए हम 2012 से क्वेश्चन कर रहे हैं और हम 21 तक आ गए हैं। ऐसी क्लास के एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को कवर कीजिएगा। आर्ट ऑफ वार किसने लिखा है, होब्स, मैकियावेली, माओ, रूसो। किसने लिखा है, मैकियावेली ने लिखा है। होब्स को हमने पढ़ा, इनका लेवियाथन है। माओ ये चाइना के हैं। रूसो को हमने पढ़ा, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1712 में लिखा था। ठीक, जनरल विल की भी बात की है इन्होंने। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, ये है 22 का। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय मैकियावेली। इसमें नोट पूछा है कि कौन सी बुक मैकियावेली ने नहीं लिखी है। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑफ ऑन लिवी, डिस्कोर्सेज ऑन इनक्वालिटी, द प्रिंस। आर्ट ऑफ वार हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा लिखी है। प्रिंस हमने बार बार पढ़ा लिखी है। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी एक एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है। डिस्कोर्सेज ऑन इक्वालिटी ये किसने लिखी है, ये लिखी है रूसो ने। ठीक, रूसो की बात, रूसो को याद रखिएगा। रूसो के बारे में भी मैंने की फैक्ट आपको ऊपर कराए हैं। ये देखिए, डिस्कोर्सेज ऑन इनक्वालिटी रिटन बाय इज नॉट रिटन बाय मैकियावेली, ऑथर्ड बाय रूसो। रूसो प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल मैन। नेचुरल मैन की बात करते हैं, यानी कि मैन फॉर्म्ड बाय नेचर, एंड सोशल मैन, मैन आर सेव्ड बाय सोसाइटी। ये सब बोला है रूसो ने। ठीक, ये मैकियावेली की हैं, आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और द प्रिंस। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है 2024 का। 25 में मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें मुझे कोई मैकियावेली का मिला नहीं। अगर आप, हो सकता है मुझे नहीं मिला हो, आप लोगों को पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करा दूंगी। अब इसमें की एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखो नीचे कोई स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें पूछा है चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि ये जो भी आंसर स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिजीम, राजनीतिक शासन व्यवस्था का वर्गीकरण। सेकंड है क्रिटिक ऑफ क्लासिकल फिलोसॉफिकल आइडियाज़, शास्त्रीय दार्शनिक विचारों की आलोचना। क्रिटिसिज्म ऑफ लिबर्टी, देखिए लिबर्टी को कोई क्यों क्रिटिसाइज़ करेगा, तो ये तो रोंग है, सी तो हमारा रोंग है। आइडियाज़ ऑन रिपब्लिकनिज्म एनालिजिंग पावर, तो सी हमारा रोंग है। हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, जहाँ पर सी नहीं होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। पूछा है करेक्ट सी। देखिए फर्स्ट में हमारा सी है, सेकंड में हमारा सी है। अब देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं ऑप्शन को। और इन्होंने क्रिटिक भी नहीं किया है क्लासिकल फिलोसफिकल आइडियाज़ को, तो वी भी हमारा रोंग है, सी भी हमारा रोंग है। जहाँ पर वी सी रोंग है वही हमारा आंसर है। फिर से देखते हैं, देखिए सी, इसमें भी सी है, इसमें सी है, इसमें भी है। राइट आंसर है हमारा ए, डी और ई, ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए ए, डी और ई। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिजाइम, आइडियाज़ ऑन रिपब्लिक, एनालाइजिंग पावर, तो ये हमारे राइट हैं, बाकी ये दो रोंग हैं। करेक्ट पूछा है। अब देखिए मैकियावेली की पॉलिटिकल फिलोसफी को हम पढ़ते हैं। मैकियावेली की पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, एक सेकेंड। इसमें हम इनकी थीम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पावर एंड गवर्नेंस की बात करते हैं। रूल को पावर एक्वायर, यानी कि जो रूलर है उसको पावर एक्वायर करनी चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए और यूटिलाइज भी करना चाहिए। ये थी एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे प्रिंस में उन्होंने क्या बोला, फेयर इज़ मोर रिलायबल दैन लव। अब उसके बाद देखते हैं हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कैसे की है, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथ व वीकनेस को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। एग्जाम्पल में जैसे मोनार्की स्टेबिलिटी बट रिस्क ऑफ बैट की, दुष्ट राजा हो सकता है उसमें। ठीक, रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं, इसमें मिक्स गवर्नमेंट की बात की इन्होंने, जैसे राजा प्लस नॉवेल्स प्लस जनता, इन्होंने अच्छा बताया है। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में बात की गई है, ये रोमन रिपब्लिक एग्जाम्पल है इसका। फोर्थ है सिविक वर्च्यू, यानी कि नागरिक धर्म। रिपब्लिक तभी टिकेगा जब सिटीजन्स एक्टिव होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे और पैट्रियोटिक होंगे। सिटीजन पार्टिसिपेशन लिबर्टी एंड स्टेबिलिटी लाती है। ठीक,
अब ये जो कीवर्ड है इनको याद रखिएगा। प्रिंस में गाइड ऑफ फॉर रूलर्स, यानी कि ये इसमें जो है व्यवहारिक राजनीति की बात की है। डिस्कोर्सेज ऑन लिबी में गाइड फॉर रिपब्लिक। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये सारे हमने 15 क्वेश्चन कवर किए हैं मैकियावेली से रिलेटेड। बीच बीच में हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेंथम। आपने देखा होगा कि आज एक स्टेटमेंट भी था बेंथम से रिलेटेड। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, हर वीडियो के नीचे देती हूँ, इसके नीचे भी दूंगी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।